अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। उस औरत ने फसल के पीछे से एक ऐसा जुमला बोल दिया था जिसने मेरे कदम रोक दिए थे। उस औरत ने पंजाबी में कहा था, कहो पुत्र ला इलाहा इल्लल्लाह। साथ ही 8-9 साल के लड़के ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं हैरान सा होकर वहीं खेत की मींट पर बैठ गया और सोचने लगा कि यह मुसलमान औरत कहाँ से आ गई है और ये अपने बेटे को खेतों में बिठाकर कलमा शरीफ क्यों पढ़ा रही है। मशरकी पंजाब में जितने मुसलमान खानदान आबाद थे उन्हें सन 1947 ईस्वी में हिंदू सिखों ने मार दिया था और जो बच गए थे वो भागकर पाकिस्तान आ गए थे। ये मशरकी पंजाब का इलाका था। यहाँ किसी मुसलमान घराने का मौजूद होना नामुमकिन बात थी। मैं कान लगाकर सुनने लगा। वो औरत अपने बेटे को कलमा शरीफ पढ़ना सिखा रही थी। मैंने फसल में से देखने की कोशिश की मगर फसल इतनी घनी थी कि मुझे वो औरत नजर नहीं आ रही थी। फसल ऊंची भी थी। मेरे सामने खेत की मींट दूर तक चली गई थी। मैं मींट से एक तरफ हटकर फसल की ओट में छुप कर बैठा था। औरत ने 3-4 मरतबा लड़के को कलमा शरीफ याद कराया और फिर कहा, जा पुत्र अब स्कूल जा, कहीं देर न हो जाए। मुझसे कोई 50 गज दूर एक जगह से फसल के पौधे एक तरफ हटे और फसल के अंदर से एक 7-8 साल का लड़का बाहर निकला जिसने कमीज और नेकर पहन रखी थी। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि लड़का सिख था। उसके सर पर पगड़ी तो नहीं थी लेकिन उसने बालों का जोड़ा सर के ऊपर बनाकर जोड़े को रुमाल से बंधा हुआ था। उसके पीछे पीछे वो औरत भी खेत से बाहर निकली जो उस सिख लड़के को कलमा शरीफ याद करा रही थी। मेरे लिए ये अजीब व गरीब लम्हा था जिसको मेरा दिमाग हल नहीं कर सका था। सिख लड़के के गले में स्कूल का बस्ता लटक रहा था। वो एक जगह अपनी माँ से जुदा होकर दूसरे खेत की तरफ चल दिया। उसका स्कूल उस तरफ होगा। अब मींड पर वो औरत अकेली जा रही थी, शलवार कमीज में थी। मुझसे रहा न गया। इस बात से भी मुझे हौसला हुआ कि ये औरत मुसलमान है, इससे मुझे नुकसान नहीं पहुंच सकता। मैं जल्दी उठा और औरत के पीछे तेज तेज कदमों से चलने लगा। औरत दूसरे खेत की तरफ मुड़ने लगी तो मैंने उसे आवाज़ देकर कहा, बहन जी ज़रा रुकना। औरत वहीं रुक गई। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और सर पर दुपट्टा ठीक करने लगी। मैंने उसके करीब जाकर उसे अस्सलाम वालेकुम कहा तो वो मुझसे भी ज़्यादा हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उसे ज़्यादा सोचने का मौका न दिया। मैंने पंजाबी में कहा, बहन जी मैं भी मुसलमान हूँ। मैंने कलमा शरीफ पढ़ दिया और कहा, बहन जी ये राज मेरी समझ में नहीं आया। आपका बेटा सिख है और आप उसे कलमा शरीफ याद करा रही थी। मैंने उसे ये भी बता दिया कि मैं फसल में छुप कर उन माँ बेटे की बातें सुन रहा था। औरत की उम्र 30-32 साल के करीब हो गया। रंग साफ था और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी का तासुर था। उसने मुझसे पूछा, तुम मुसलमान हो तो यहाँ कैसे आ गया? मैंने कहा, बहन जी मैं पाकिस्तान से वीज़ा लगवा कर अमृतसर आया था। रेलगाड़ी में बैठकर दिल्ली जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी। मैं पानी पीने के लिए उतरा और गाड़ी चल दी। अब पैदल ही अगले स्टेशन की तरफ जा रहा था कि ज़रा सैर भी हो जाएगी और अगले स्टेशन पर दूसरी गाड़ी भी पकड़ लूँगा। खेतों में से गुजरते हुए आपकी आवाज़ सुनी कि आप किसी लड़के को कलमा शरीफ याद करा रही थी। मैं वहीं रुक गया। मैं अभी तक हैरान परेशान हूँ कि आप सिख औरत हैं मगर अपने बेटे को मुसलमानों का कलमा शरीफ याद कराती हैं। ये क्या राज है? इतना मेरे दिल को यकीन था कि ये औरत मुसलमान है, क्योंकि किसी सिख औरत को क्या ज़रूरत है कि वो अपने सिख बेटे को इस्लाम का कलमा याद करे। लेकिन मैंने अपने राज को उस पर ज़हर न किया और उसे यही कहा कि वो सिख औरत होकर अपने बेटे को कलमा पाक क्यों याद करा रही थी। औरत की नज़रें मेरे चेहरे पर जमी थीं। उसने मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय मुझसे सवाल किया, क्या तुम पाकिस्तान से आए हो? मैंने कहा, हाँ। ये मेरा पासपोर्ट देख लो। मैंने उसे पासपोर्ट निकाल कर दिखाया। औरत पढ़ी लिखी लगती थी। उसने पाकिस्तानी पासपोर्ट को गौर से देखा, फिर उस पर लगी हुई मेरी तस्वीर देखी, फिर पासपोर्ट को चूम कर आंखों से लगाया। जब उसने पासपोर्ट मुझे वापस किया तो उसकी आंखों में आंसू थे। मम्मा और पेचीदा हो गया था। मैं चुप खड़ा उसको तक रहा था। औरत ने दुपट्टे से आंसू पूछे, एक नज़र पीछे खेतों की तरफ देखा और उदास लहजे में कहा, वहाँ आ जाओ भैया।
وہ مجھے فصل کے اندر لے گئی، یہاں تھوڑی سی جگہ کھلی تھی، وہ بیٹھ گئی، میں بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے اور سسکیاں بھر کر رونے لگی۔ میں پریشان ہو گیا، میری سمجھ میں کچھ نہ آیا تو میں اسے یوں ہی تسلیاں دینے لگا۔ رونے سے جب اس عورت کا دل کا غبار ذرا دھلا تو وہ کہنے لگی، میں سکھ نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، مگر ایک سکھ کی بیوی بنا دی گئی۔ میں دم بخود سا ہو کر رہ گیا۔ تب اس بدنصیب مسلمان عورت نے اپنی جو دردناک کہانی سنائی وہ میں آپ کو اپنے لفظوں میں سناتا ہوں۔ جب پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا تو مشرقی پنجاب میں ہندو سکھوں نے مل کر مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کے گھروں کو جلا دیا، انہیں بے دردی سے قتل کیا گیا، ان کے بچوں کو نیزوں پر اچھالا گیا، مسلمان عورتوں کو اغوا کر لیا گیا۔ ہر طرف مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی تھی۔ جو مسلمان کسی طرح جانیں بچا کر قافلوں کی شکل میں پاکستان کی طرف چلے انہیں بھی معاف نہیں کیا گیا۔ پاکستان کی سرحد تک پہنچتے پہنچتے جگہ جگہ سکھوں نے ان پر حملے کیے اور نوجوان لڑکیوں کو اٹھا کر لے گئے۔ اس عورت کا نام رضیہ بانو تھا۔ وہ بتاتی ہے کہ ان کا گھر کرتار پورہ کے قصبے میں تھا۔ جب فسادات شروع ہوئے تو اس وقت رضیہ بانو کی عمر 16-17 سال کی تھی۔ اس کے 2 چھوٹے بھائی بھی تھے، ایک ماں تھی، باپ تھا۔ سکھوں نے قصبے کے مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا۔ رضیہ بانو کا باپ اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر اس گھر سے بھاگا۔ سکھوں نے اس کا پیچھا کیا۔ رضیہ بانو کا بیان ہے کہ سکھوں نے اس کے سامنے اس کے ماں باپ اور 2 چھوٹے بھائیوں کو کرپانے مار کر شہید کر دیا۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک سکھ کے گھر میں تھی۔ یہ سکھ اسے اغوا کر کے لے آیا تھا۔ پہلے تو 1 سال تک اس نے رضیہ کو ویسے ہی گھر میں ڈال رکھا، پھر اسے سکھوں کے رواج کے مطابق شادی کر لیا۔ رضیہ کے 3 بچے پیدا ہوئے جو 2-4 سال کی عمر تک پہنچ کر مر گئے۔ پھر یہ لڑکا پیدا ہوا جس کا نام باپ نے بشن سنگھ رکھا۔ رضیہ بانو نے بتایا کہ میرے ساتھ قسمت نے جو کچھ کرنا تھا وہ تو ہو گیا تھا، مگر میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ سکھ نہ بنے، وہ مسلمان بن کر زندگی گزارے۔ چنانچہ اس نے اپنے سکھ خاوند سے چھپ کر اسے نماز پڑھنی اور کلمہ شریف پڑھنا بھی سکھا دیا تھا۔ رضیہ کہہ رہی تھی، میں نے اپنے سکھ بیٹے کا خفیہ نام غلام علی رکھا ہے، لڑکا مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، میں نے اسے نماز پڑھنی بھی سکھا دی ہے۔ جب ہم گھر میں اکیلے ہوتے ہیں تو وہ میرے ساتھ مل کر 2 نفل بھی ادا کر لیتا ہے، میں اسے باقاعدہ نماز نہیں پڑھا سکتی۔ اس کا سکھ باپ بڑا ظالم اور متعصب ہے، ہم نے یہ بات اسے چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ میرے بیٹے نے کلمہ شریف کے علاوہ الحمد شریف بھی مجھ سے سیکھ کر زبانی یاد کر رکھی ہے، مگر میں ہر روز جب وہ اسکول جاتا ہے تو اس کے ساتھ یہاں تک آتی ہوں اور راستے میں اسے کلمہ شریف یاد کراتی رہتی ہوں۔ میرا بیٹا اندر سے پورا مسلمان بن چکا ہے۔ اب میری زندگی کی صرف ایک ہی خواہش ہے کہ کسی طرح اپنے بیٹے کو لے کر پاکستان جاؤں اور پھر وہاں سے کبھی واپس نہ آؤں، مگر میرا خاوند مجھے پاکستان کا نام تک نہیں لینے دیتا۔ پھر اس نے ہندو سکھ عورتوں کی طرح میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، بھائی میرے بیٹے کو کسی طرح پاکستان پہنچا دو، میں تمہارا احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ میں اس مسلمان عورت کی المناک داستان سن کر سکتے میں آ گیا تھا۔ میرے سامنے ایک ایسی مظلوم عورت ہاتھ جوڑے بیٹھی تھی جس نے اپنے ماں باپ بھائیوں کو اور اپنی عزت کو بھی پاکستان پر قربان کر دیا تھا۔ یہ سن 47 میں مشرقی پنجاب میں سکھوں کے ہاتھوں اغوا شدہ ایک مسلمان عورت کا المیہ نہیں تھا، بلکہ ایسی ہزاروں لاکھوں مسلمان عورتوں کا المیہ تھا جو نہ جانے بھارت کے دیش میں، کافروں کے دیش میں کہاں کہاں کیسی کیسی ذلت کی زندگیاں بسر کر رہی تھیں یا مر کھپ گئی تھیں۔ میں قوم کی ان بد نصیب بیٹیوں کی تصویر پاکستان کی نئی نسل کے نوجوانوں کو دکھانا چاہتا ہوں جو VCR پر بھارتی فلموں کے گانے لگا کر رقص کرتے ہیں۔ یہ عورت جو کبھی ایک غیرت مند باپ کی مسلمان بیٹی رضیہ بانو تھی، اب کلدیپ کور کے نام سے اپنی کوکھ سے ایک سکھ لڑکے بشن سنگھ کو جنم دے کر پال رہی تھی اور چھپ چھپ کر اسے قرآن شریف پڑھا رہی تھی، نماز پڑھا رہی تھی اور کلمہ شریف یاد کرا رہی تھی اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کہ میرے بچے کو کسی طرح پاکستان پہنچا دو، میں تمہارا احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ میں نے اپنے ہاتھ سے رضیہ بانو کے ہاتھ نیچے کر دیے اور کہا، میری بہن، اگر یہ بات میرے اختیار میں ہوتی تو میں ابھی تمہیں اور تمہارے بیٹے کو یہاں سے نکل کر پاکستان لے جاتا، مگر میری بہن یقین کرنا میں بہت مجبور ہوں،
ख्वाहिश के बावजूद ऐसा नहीं करता, लेकिन इस बात का तुमसे वादा करता हूँ कि अगर कभी ऐसा वक्त आया तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे को भी पाकिस्तान पहुँचा दूँगा। मुझे माफ़ कर देना मेरी बहन। रज़िया बानो उर्फ कुलदीप कौर के चेहरे पर एक ऐसा गम, ऐसी उदासी छा गई थी जो सदियों का गम और सदियों की उदासी लगती थी। उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और बोली, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मैंने कौम की इस बदनसीब बेटी के पाँव को एक हाथ से छूकर वो हाथ अपनी आंखों पर लगाया और उड़ते हुए कहा, जिंदगी रही तो एक बार बहन तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। ये कहकर मैं फसल में से निकलकर खेत की मींड पर आया और रेलवे लाइन की तरफ चल पड़ा। मेरा दिल पाकिस्तान की इस मजलूम बहन के गम में डूबा हुआ था। कितनी देर तक मैं चलता गया, मुझे कुछ पता न चल सका कि मैं कहाँ से कहाँ आ गया हूँ। जब अपने होशो हवास में आया तो देखा कि मैं एक रेलवे फाटक के करीब पहुँच गया हूँ। रेल का फाटक बंद था, गाड़ी आने वाली थी। फाटक की दोनों जानब कच्ची सड़क पर एक दो रेड़े खड़े थे। एक सिख भैंस का रस्सा हाथों में थामे भैंस को रेलवे लाइन पार कराने की कोशिश कर रहा था। दूर से रेल के इंजन ने सीटियां देनी शुरू कर दी। फाटक वाले ने शोर मचा दिया। सिख कितनी देर में भैंस को लाइन पार करा चुका था। इस बार गाड़ी जलंधर दिल्ली की तरफ से आ रही थी। मैं फाटक से कुछ दूर ही खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद ट्रेन आ गई। उसका इंजन कोयले से चलने वाला इंजन था। अभी तक मैंने इंडिया में रेलगाड़ियों के आगे लगे हुए कोयले से चलने वाले इंजन ही देखे थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि चूँकि इंडिया में कोयला कई मकामात से निकाला जाता है, इसलिए ज़्यादातर रेलगाड़ियाँ कोयले के इंजनों से ही चलती हैं। ट्रेन शोर मचाती लाइन के दोनों तरफ गर्द उड़ाती गुजर गई। सूरज काफ़ी ऊपर आ चुका था और चलते वक्त धूप मुझे चुभने लगी थी। मैंने सोचा कि इस तरह कब तक पैदल चलता रहूँगा। मैं अमृतसर वाली खतरे की फ़िज़ा से काफ़ी दूर निकल आया हूँ। बेहतर है कि मैं जीटी रोड पर वापस चला जाऊँ और वहाँ से किसी ट्रक या बस में बैठकर किसी अगले शहर पहुँच जाऊँ। वहाँ से फिर मैं ट्रेन पकड़ लूँगा। चुनाचे मैं रेलवे फाटक से कच्ची सड़क पर हो लिया। यह देहाती इलाका था, किसी को क्या पता कि मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। मेरा लिबास ऐसा था कि लगता था कि शहर से कोई लड़का गाँव अपने अजीज़ों से मिलने आया है या मिलकर वापस जा रहा है। कच्ची सड़क खेतों में दो चार मोड़ काटने के बाद जलंधर की तरफ जाती जीटी रोड पर निकले। यहाँ एक जने मुझे दरख्त के नीचे बूढ़ा सिख नजर आया जो छाबे में नागपुरी संतरे रखे बेच रहा था। इस किस्म का एक संतरा मैंने सैयद साहब के यहाँ खाया था। उन्होंने बताया था कि यह नागपुर का संतरा है, मगर साथ ही कहा था कि पाकिस्तान के कीनों ने भारत के नागपुरी संतरे को मात कर दिया है। मुझे भूख भी लग रही थी और प्यास भी महसूस हो रही थी। पहले सोचा कि सिख के पास नहीं जाना चाहिए, न जाने वो क्या पूछ बैठे और क्या जवाब मुंह से निकल जाए। फिर ख्याल आया कि ऐसी कोई बात नहीं, उसे क्या पता कि मैं कौन हूँ। भारतीय करेंसी मेरे पास मौजूद थी। मैं सरदार जी के पास चला गया और पूछा, सरदार जी संतरे कैसे लगे हैं? मैंने पंजाबी में बात की थी। सरदार जी ने एक संतरा उठाकर मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, खा कर देखो महाराज। मैंने कहा, वो तो मैं देख रहा हूँ कि नागपुरी हैं। मैंने 4 संतरे उठा लिए और पूछा कि कितने पैसे दूँ। सरदार जी ने बेनियाजी से अपनी तूंद पर हाथ फेरते हुए कहा, 1 रुपया दे दो। मैंने उसे 1 रुपये का नोट दिया और आगे चल दिया। मैं उस जगह से कोई सवारी नहीं पकड़ना चाहता था क्योंकि वहाँ कस्बे का मोड़ था और रेड़ों गड्ढों वगैरह की आमदोरफ्त जारी थी। मैं चलते चलते जब काफ़ी आगे निकल गया तो एक जगह बैठकर 4 संतरे खा गया। मेरी भूख भी किसी हद तक दूर हो गई और प्यास भी मिट गई। मैं सड़क के किनारे एक तरफ खड़ा होकर किसी लारी वगैरह का इंतज़ार करने लगा। एक लारी आई जो मुसाफिरों से भरी हुई थी। मैंने हाथ दिया मगर वो ना रुकी। इसके बाद एक ट्रक आया जिस पर सामान लदा हुआ था। मैंने उसे हाथ दिया मगर वो भी ना रुका। दूर से एक जीप आती नजर आई। मैं सड़क से हटकर ज़रा दूर खड़ा हो गया, इस ख्याल से कि कहीं यह पुलिस वगैरह की जीप ना हुआ, मगर यह सिविलियन जीप थी। एक सिख सिविलियन कपड़ों में उसे चला रहा था। जीप भी गुजर गई। मैंने उसे हाथ ना दिया। मैं कदम कदम पैदल ही चल पड़ा। थोड़ी दूर तक चला हूँगा कि पीछे हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, एक बस आ रही थी। सड़क के दरमियान एक गड्ढा आ गया था जिसके लिए ड्राइवर हॉर्न दे रहा था। मैं बस को पहचान न सका। मैंने उसे हाथ दे दिया। बस खाली थी, खिड़कियों में सलाखें लगी थीं।
बस मेरे करीब आकर रुक गया। ये देखकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर ही रह गया कि बस की पेशानी पर अंग्रेजी में पुलिस लिखा था। यह पुलिस की गाड़ी थी। शेख ड्राइवर ने हाथ के इशारे से मुझे अंदर बुलाते हुए कहा, आ जाओ बहू आ जाओ। शेख ड्राइवर सिविलियन कपड़ों में था। जाहिर है वो पुलिस का आदमी होगा। ये बस थाने से हवालातियों को अदालत में लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होती थी। मैं भाग जाना चाहता था मगर भागने का मकाम नहीं था। शेख ड्राइवर ने 2-3 बार हॉर्न देकर ऊंची आवाज़ में कहा, आ जाओ बहू आ जाओ अंदर, कहाँ जाना है। उसने अपने साथ वाली खिड़की खोल दिया। मैं अंदर जाकर बैठ गया। बस आगे चल पड़ी। शेख ड्राइवर हंसमुख किस्म का आदमी था। कहने लगा, बहू तुम पुलिस की गाड़ी देखकर शायद डर गए थे। फिक्र करने की कोई बात नहीं। यह गाड़ी ज़रूर पुलिस की है मगर मैं पुलिस का आदमी नहीं हूँ। उसने बताया कि अमृतसर में उसका मोटर वर्कशॉप है। यह गाड़ी जलंधर सिटी पुलिस की है और रंग के लिए उसके पास अमृतसर आई हुई थी और अब वो उसे वापस जलंधर ले जा रहा था। उसने मुझसे पूछा, बहू कहाँ जाओगे, तुम्हारा नाम क्या है, क्या काम करते हो। एक ही सांस में उसने मुझसे 3 सवाल पूछ लिए थे। मैंने इस किस्म के सवालों के जवाब पहले से ही सोच कर अपने जहन में कंप्यूटर की तरह फीड कर रखे थे। मैंने उसे अपना एक फर्जी हिंदवाना नाम बताया और कहा कि मैं अमृतसर के कॉलेज में पढ़ता हूँ, जलंधर अपने एक दोस्त के पास जा रहा हूँ। सामने एक गाय आ गया। शेख ड्राइवर ने उसे गाली दिया और ब्रेक लगाकर हॉर्न पर हॉर्न देने लगा। वो गाय को गालियाँ देता कच्चे पर से गाड़ी निकाल कर आगे ले गया। जलंधर वहाँ से कोई ज़्यादा दूर नहीं रह गया था। मुझे तब पता चला कि मैं अमृतसर से पैदल चलते हुए 10-15 मील का फासला तय कर चुका था। थोड़ी देर बाद ही जलंधर शहर की आबादी शुरू हो गई। चारों तरफ सिख ही सिख नजर आ रहे थे। इससे पहले मैंने इतने सिख कभी नहीं देखे थे। जलंधर शहर में पहली बार देख रहा था। मुझे मालूम था कि बस पुलिस स्टेशन जाएगी। मैंने सिख ड्राइवर से एक जगह रुकने के लिए कहा। बस सरदार जी, मैं यहीं उतरूँगा। मैंने सरदार जी का शुक्रिया अदा किया और बस से उतर गया। यहाँ से मुझे रेलवे स्टेशन जाना था। मैंने एक साइकिल रिक्शा देखा जो खाली था। मैं उसमें बैठ गया और उसे रेलवे स्टेशन चलने को कहा। साइकिल रिक्शे वाला बूढ़ा सिख था। वो ऐसा ऐसा रिक्शा चलाता एक तरफ को चल पड़ा। कई बाजार आए और गुजर गया। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें मालूम है सरदार जी दिल्ली जाने वाली गाड़ी किस वक्त चलती है। रिक्शा वाला सिख ने हाँफते हुए कहा, मुझे तो नहीं पता जी, स्टेशन पर जाकर पता करें। जलंधर रेलवे स्टेशन एक तरफ रिक्शा रुक गया। यहाँ काफ़ी लोग थे। मैं अगरचे अमृतसर से काफ़ी दूर निकल आया था मगर मैं अभी तक पंजाब में था और अपने आप को ख़तरे से महफूज नहीं समझ रहा था, इसलिए बड़ी एहतियात से काम ले रहा था। टिकट मेरी जेब में था। एक कुली से पता किया तो मालूम हुआ कि दिल्ली जाने वाली ट्रेन शाम को 6 बजे आएगी। इस वक्त अभी दिन का 1 भी नहीं बजा था। इतना वक्त गुजरना मेरे लिए एक बड़ा मसला था। सबसे पहले तो मैंने स्टेशन के सामने एक दुकान में बैठकर दाल रोटी खाई। फिर स्टेशन के सामने वाले बाजार में इधर उधर फिरने लगा। एक जगह सिनेमा हाउस नज़र पड़ा। एक्टर एक्ट्रेसों के बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे। मालूम हुआ कि इस सिनेमा हाउस में सुबह 10 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तक मुसलसल फिल्म चलती है। इस वक्त भी कोई फिल्म चल रही थी। मैंने टिकट लिया और सिनेमा हाउस में आकर बैठ गया। यहाँ मैं बड़े सुकून से वक्त गुजार सकता था। कोई इंडियन फिल्म लगी थी, नाम मुझे याद नहीं रहा। मुझे फिल्म में काम करने वाले एक्टरों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो वक्त गुजारने वहाँ आया था। आंखें स्क्रीन पर फिल्म देख रही थीं और दिमाग अपने मिशन के बारे में सोच रहा था। मुझे इस बात का भरपूर एहसास था कि मैं दुश्मन मुल्क इंडिया में हूँ, जो पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 है और जिसने पाकिस्तान के जैज़ वजूद को कभी दिल से तस्लीम नहीं किया। मैं चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके हरदा ज़िला होशंगाबाद के जंगलों में मुजाहिद कमांडो कमाल शाह के पास पहुँचूँ, उनसे फ़ौजी कमांडो की ट्रेनिंग हासिल करूँ और फिर कश्मीर में आकर हुर्रियत पसंद कश्मीरियों का शाना बशाना भारतीय फ़ौज के खिलाफ लड़ूँ और काफरों को मारता हुआ शहीद हो जाऊँ। और अगर शहादत का रुतबा हासिल न कर सकूँ तो जब तक मकबूजा कश्मीर भारतीय जुल्म और इस्तिबदाद के शिकंजे से आज़ाद नहीं हो जाता उस वक्त तक काफरों से जंग करता रहूँ और जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद हो जाए तो वापस पाकिस्तान जाकर अपने बाप की कब्र पर फातिहा पढ़ूँ और फिर बुलंद आवाज़ में कहूँ, मियाँ जी कश्मीर आज़ाद हो गया है, मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया है। मुझे पता ही ना चला और फिल्म ख़त्म हो गई।
मैं समझा कि फ़िल्म ख़त्म हो गई है, मगर मालूम हुआ कि इंट्रोल हुआ है। पहले सोचा कि अंदर सिनेमा हॉल में ही बैठा रहूँ, फिर ख्याल आया कि बाहर निकल कर चाय पीनी चाहिए। हालांकि मुझे चाय की तलब कभी नहीं हुई थी, मगर वो जो कहते हैं कि तकदीर में जो कुछ लिखा होता है वो होकर रहता है। मैं भी किसी गैबी ताकत के इशारे पर उठा और सिनेमा हॉल के बाहर गया। बाहर दिन की रोशनी थी। अभी कितना दिन बाकी था? मुझे शाम के 5:30 बजाने थे, क्योंकि जालंधर से दिल्ली जाने वाली गाड़ियाँ शाम के 6 बजे चलती थी। सिनेमा के अहाते के अंदर एक तरफ दीवार के साथ चाय पान सिगरेट की दुकानें थीं। मैं एक दुकान के पास खड़े होकर चाय पीने लगा। चाय पीने के बाद मैंने जेब से पैसे निकाल कर चाय वाले को दिए और पान सिगरेट के खोखे वाले की तरफ बढ़ गया। मैं सिगरेट का आदी नहीं हूँ, मगर कभी कभी चाय पीने के बाद सिगरेट पीने को जी चाहता है। मैंने पान सिगरेट के खोखे की तरफ कदम उठाया ही था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने पलट कर देखा। मेरे सामने एक कांस्टेबल खड़ा था। उसके साथ एक सिविलियन कपड़ों वाला आदमी भी था, जो सिख नहीं यकीनन हिंदू होगा और खुफिया पुलिस का आदमी ही हो सकता था। एक लम्हे के लिए मैं कांप उठा, मगर फौरन ही मैंने अपने आप को संभाला और बड़े एतमाद से पूछा, क्या बात है? सिख कांस्टेबल और खुफिया पुलिस वाला दोनों मेरी तरफ घूर कर देख रहे थे। खुफिया पुलिस वाले की आंखों में खास किस्म की चमक थी। सिख कांस्टेबल ने मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछा, कौन हो भाई तुम? मैंने यूं ही कह दिया, भगवान का बनाया हुआ आदमी हूँ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? हिंदू खुफिया पुलिस वाले ने मेरी गर्दन पर हाथ रखकर जोर से दबाते हुए पूछा, अमृतसर क्या बसने गए थे? सिख कांस्टेबल ने मुझे बाजू से पकड़कर एक तरफ खींचा और गाली देकर कहा, हमारे साथ थाने चलो, सब पता चल जाएगा। तुम पाकिस्तान से यहाँ किस लिए आए हो? चलो। उसने मुझे आगे को धक्का दिया। बस यही सिख कांस्टेबल की गलती थी और वहीं मैंने पलक झपकते ही अकल से काम लिया। जैसे ही धक्का खाकर मैं उससे 2 कदम आगे लुढ़काया, वहीं सीधा होकर बिजली की तरह इतनी जोर से और इतनी तेजी से भागा कि मुझे खुद भी पता न चल सका कि मैं कब सिनेमा हॉल के अहाते से निकलकर बाजार में आया और बाजार में जारी ट्रैफिक से बचता बचाता उसी तरह दौड़ता कब दूसरे बाजार में पहुंच गया। मेरे पीछे कांस्टेबल और उसके साथी के भागने और शोर मचाने की आवाज़ें आ रही थीं, मगर यह मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल था। खुदा जाने उसी वक्त मेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि मैं गाड़ी से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार के साथ भागता चला जा रहा था। जिस किसी के पास से गुजरता वो अपने आप को बचाने के लिए परे हो जाता और मुझे रास्ता दे देता, और मैं उसे हैरान और परेशान छोड़कर आगे निकल जाता। मुझे अपने पीछे लोगों के भागने दौड़ने की आवाज़ें अभी तक आ रही थीं। ये आवाज़ें मेरा पीछा कर रही थीं, जिसका मतलब यह था कि पुलिस ताक़ुब कर रही थी। मैं दौड़ते दौड़ते हांफने लगा। मुझे महसूस होने लगा कि मैं ज़्यादा दूर तक नहीं दौड़ सकूंगा। अचानक मेरे सामने रेलवे फाटक आ गया। फाटक बंद था, ट्रैफिक रुकी हुई थी। मैंने बाएं जाने बैग निगाह डाली तो एक तरफ से गाड़ी को छक छक करते आते देखा। मैं इस कदर घबराया हुआ था कि मुझे इतना भी होश न रहा कि मैं रेलगाड़ी के नीचे आ सकता हूँ। मैंने दौड़कर रेलवे लाइन पार कर लिया। एन लम्हे ट्रेन सीटी पर सीटी बजाती शोर मचाती मेरे पीछे से गुजरने लगी। उस ट्रेन ने मेरे और पुलिस के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी थी। ट्रेन भी मालगाड़ी की थी और काफ़ी लंबी थी। मैंने दौड़ना बंद कर दिया और तेज तेज कदम उठाता दूसरे फाटक के पहलू में लोहे की चरखी लगी थी उसमें से निकल गया। कुछ लोगों ने मुझे आवाज़ भी दी कि पागल तो नहीं हो तुम? रेलवे फाटक की दूसरी तरफ भी कुछ गाड़ियां तांगे और रक्शे खड़े थे। मालगाड़ी सुस्त रफ्तार के साथ खड़खड़ करती अभी तक गुजर रही थी। मैं पीछे देखे बगैर सामने मुंह किए जा रहा था। कोई 60-70 गज के फासले पर सड़क के एक जानब दरख्त के नीचे एक लारी खड़ी थी। लारी मुसाफिरों से भरी हुई थी। एक लड़का लारी के पिछले दरवाजे के पास खड़ा आवाज़ें दे रहा था, चलो एक सवारी लुधियाना। मुझे मालूम था कि लुधियाना जालंधर के बाद दूसरा बड़ा शहर आता है और ये दिल्ली की तरफ जाते हुए ही आता है। मैं दौड़कर बस में सवार हो गया। मेरे बैठते ही बस चल दी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। एक बार फिर खतरा टल गया था। बस जीटी रोड पर दौड़ती चली जा रही थी। हिंदू सिख सवारियां लदी हुई थीं। औरतें भी बच्चों को लिए बैठी थीं। सड़क के किनारे कई छोटे छोटे गाँव आए और गुजर गए। एक छोटा सा अड्डा आ गया, मुझे उसका नाम याद नहीं रहा। यहाँ बस कुछ देर रुकी और फिर आगे रवाना हो गई। ये इलाके मेरे लिए बिल्कुल नए थे।
दिन की रोशनी कम होने लगी थी। सूरज मगरब की तरफ गरूब होना शुरू हो गया था। बस रास्ते में जगह जगह रुकने लगी। कोई सवारी बस पर हाथ मार देती तो बस खड़ी हो जाती। मुझे बड़ी उलझन हो रही थी। मुझे यही खतरा लगा था कि जलंधर पुलिस ने आगे रेलवे स्टेशनों और छोटे शहरों और कस्बों के तमाम ज़रूरी टेलीफोन पर खबर कर दी होगी कि एक पाकिस्तानी जासूस पुलिस की हिरासत से फरार हो गया है। पुलिस ने उन लोगों को मेरा हुलिया भी बता दिया होगा। पकड़े जाने का एहसास गालिब था। किसी जगह बस रुकती तो मैं गौर से बाहर का जायजा लेता। मैंने एक सवारी से पूछा, लुधियाना कितनी दूर रह गया है? वो कोई हिंदू था। उसने मेरी तरफ गौर से देखा और पूछा, महाराज तुम पहली दफ़ा लुधियाने जा रहे हो? मैंने कहा, नहीं नहीं, पहले भी एक दो बार गया हूँ, मगर रेलगाड़ी पर गया था। वो हिंदू थोड़ी देर मुझे घूरने के बाद बाहर देखने लगा। शाम का धुंधलका खेतों और आसमान को अपने लपेट में लेने लगा। एक बड़ी नहर है, बस उसके पुल पर से गुजर कर मुड़ी, मगर दूर जाकर बस की रफ्तार हल्की हो गई। फिर वो सड़क के किनारे होकर रुक गई। सवारियां बाहर देखने लगीं। किसी ने ड्राइवर से पंजाबी में पूछा कि क्या हो गया है। ड्राइवर ने कहा, पता कराते हैं। सारी गाड़ियां खड़ी हैं। मुझे खतरे की बू महसूस होने लगी। मैंने खिड़की में से गर्दन बाहर निकाल कर दूर तक देखा। लारियों और बसों की कतारें लगी हुई थीं। ड्राइवर ने कलीन से कहा, जाओ ये पता करके की गल है। कलीन भी सीखता और दौड़ता हुआ आगे गया। सवारियां आपस में बातें करने लगीं। किसी ने कहा, शायद आगे कोई पुल टूट गया है। किसी ने कहा, कोई टक्कर हो गई होगी। इतने में कलिंस मुझे वापस आता नजर आया। उसने ऊंची आवाज़ में कहा, सरदार, आगे पुलिस चेकिंग कर रही है। मेरा दिल जोर से धड़का। ड्राइवर ने गाली देकर पूछा कि किस चीज़ की चेकिंग कर रही है। कलिंस बोला, कहते हैं कोई पाकिस्तानी जासूस भाग गया है।